नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अप्रत्यक्ष कर को घटाकर तथा आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त की जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना में हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं किया जाता। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर निवल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त की जाती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वह राशि है जिसकी प्राप्ति में कोई भी आर्थिक कार्य नहीं हो रहे हैं, यानी ये आय का भाग नहीं है। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा सब्सिडी या आर्थिक सहायता के बदले भी कोई आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन सरकार उसका भुगतान कर रही है, इसलिए ये आय का भाग है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना में हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट यथा पेंशन की गणना नहीं होती है, क्योंकि ये राशि भी बिना किसी सेवा के बदले प्राप्त की जाती है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बेसल 3 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये बैंकिंग उद्योग में वित्तीय सुधारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है। दूसरा, बेसल मानदंडों का निर्धारण सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की समिति द्वारा की जाती है। और तीसरा, कोविड महामारी के कारण बेसल 3 के क्रियान्वयन को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेसल मानदंड बैंकिंग उद्योग के पूंजी, लिवरेज, फंडिंग और तरलता से संबंधित है। इस प्रकार ये बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय सुधारों के विनियमन, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। इसे बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा विकसित किया गया है। यह 27 देशों और यूरोपीय संघ से संबंधित है। सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, न कि वित्त मंत्री, इस समिति में शामिल होते हैं। इस बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का गठन साल 1974 में हुआ था। बेसल 3 के पूर्व बेसल 1 और बेसल 2 नाम से नीतिगत अनुशंसाएं यानी सिफारिश जारी की जा चुकी हैं। इस साल कोविड महामारी के कारण बेसल 3 के क्रियान्वयन को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सत्य हैं, जबकि कथन 2 गलत है, इसीलिए विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सीमित देयता भागीदारी निपटान योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा आरंभ किया गया था, शुरू किया गया था। दूसरा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। सीमित देयता भागीदारी निपटान योजना को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना वस्तुतः वैधानिक रूप से आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने में हुए विलंब पर पंजीयक यानी रजिस्ट्रार को एक बार छूट तथा अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन से सुरक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। सीमित देयता भागीदारी एक कर इकाई है जिन्हें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया गया है।
ये भागीदारों को यानी पार्टनर्स को इकोनॉमी ऑफ स्केल की सुविधा प्रदान करते हैं। ये योजना 16 मार्च से जून 2020 तक के लिए लागू थी। इसे सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका निवल मूल्य 100 करोड़ से अधिक हो। दूसरा, इसमें कंपनियों को पिछले 5 साल के शुद्ध लाभ का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रसार के उद्देश्य से खर्च करना होता है। और तीसरा, यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित होती है। आपके ऑप्शंस है ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई के सामाजिक उत्तरदायित्व से है। यह कॉन्सेप्ट कंपनी अधिनियम की धारा 135 से नियंत्रित होती है। यह प्रावधान उन कंपनियों के लिए है जिनका कुल टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक या निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। कंपनियों को पिछले 3 साल के शुद्ध लाभ का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रसार के उद्देश्य से खर्च करना होता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 असत्य हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट के संभावित कारण हो सकते हैं? पहला, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अधिक महत्व। दूसरा, तकनीकी का अधिक प्रयोग। और तीसरा, देश में कृषि का व्यापक स्तर। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल 1 और 2 ही ऐसे कारण हैं जो रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक ऐसे अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक समृद्धि तो हो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, लेकिन रोजगार पैदा ना हो। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों यानी सेक्टर्स में सेवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें अधिक श्रम बल की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में ही सेवा क्षेत्र का लगभग 55% जीवीए है, लेकिन ये रोजगार में मात्र 15 से 16% योगदान करता है। तकनीकी के अधिक उपयोग से श्रम बल की आवश्यकता कम होती है। हालांकि तकनीकी पूर्णतया रोजगार समाप्त नहीं करता, लेकिन ये रोजगार के तरीके को ज़रूर बदल देता है। कृषि की व्यापकता रोजगार को बढ़ाती है, लेकिन यदि कृषि में निरंतर नुकसान हो रहा हो, हानि हो रहा हो, तो ये आय को प्रभावित करती है। इस प्रकार 1 और 2 संभावित रूप से रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि के कारण हो सकते हैं। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।